साथियों, ये मेटा फ्रेम से मैं विपिन त्रिपाठी हूँ और आज हम गांधी की बात में पिछले दफ़ा हमने जो चर्चा की थी उसके आगे की चर्चा करेंगे। पिछली दफ़ा हमने कहा था कि गांधी जी ने 1915 में हिंदुस्तान लौटने के बाद दो बड़े बड़े कार्यक्रम किए। एक तो साल भर वो हिंदुस्तान में घूमे और उसके बाद उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जब नींव रखे जाने के फंक्शन में तकरीर की, उसने हिंदुस्तान में जागृति पैदा की। उसके बाद वो दक्षिण वहाँ चले गए चंपारण, और चंपारण सत्याग्रह चला, 3 महीने से ज़्यादा लगे उसमें, लेकिन वो कामयाब हुआ और नील की खेती करने की जो मजबूरी थी किसानों पे, वो मजबूरी ख़त्म हो गई। उसके बाद गांधी जी अहमदाबाद आ गए और वहाँ पर मिल मजदूरों की हड़ताल की। लेकिन एक ख़ास बात आपको बताना चाहता हूँ कि गांधी जी ने, क्योंकि उनके जहन में ये था कि हिंदुस्तान में हमें आज़ादी की तहरीक चलानी है, सिर्फ लोकल मुद्दों पे सत्याग्रह नहीं करने हैं, तो हमें देशव्यापी मुद्दे पकड़ने हैं। एकाएक एक मुद्दा पेश आया और वो ये हुआ कि जब उन्होंने अहमदाबाद में अपना कोचरब गांव में एक आश्रम बनाया, तो उन्होंने ये कह रखा था कि हमारे यहाँ धर्म और जाति की कोई सीमा नहीं होगी, किसी भी जाति धर्म का कोई भी आदमी आएगा आश्रम में ठहर सकता है, बशर्ते कि यहाँ के कायदे कानून का वो पालन करे। तो एक दिन वहाँ पे एक दलित परिवार आ गया। गांधी जी ने उससे बातचीत की। गांधी जी को लगा कि परिवार ठीक है, तो उनको कहा कि आप रहिए हमारे यहाँ। तो गांधी जी के आश्रम को जो चंदा देते थे लोग, उनको में खबर फैल गई कि ये गांधी जी के आश्रम में तो एक दलित परिवार का आदमी आ गया, और गांधी जी को चंदा देने वालों बिदक गए कि हम नहीं देंगे चंदा। गांधी जी ने, कुछ भी हो जाए, हम मजदूरी करके पेट भर लेंगे, अपना काम करेंगे, लेकिन ये तो हमारे परिवार का हिस्सा है, ये परिवार दलित परिवार हम ही रखेंगे। चांस की बात थी कि कुछ दिनों के बाद एक आदमी आया, कार से आया, गाड़ी रोकी आश्रम के दरवाजे पर और गांधी जी को पूछा, तो कहा कि भाई मैं आपके आश्रम के लिए कुछ चंदा देना चाहता हूँ। इस तरीके से वो पैसा मिला और बाद में फिर और लोग भी देने लग गए, तो आश्रम चलता रहा। एक बात तो बड़ी महत्वपूर्ण थी, गांधी जी ने ये काम, इन दलित सवाल को इस तरीके से उठाया, बिल्कुल व्यवहारिक जिंदगी में दाखिल करके। इसके पहले एक घटना और घटी जो इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो ये हुआ कि गांधी जी गोधरा गए, गुजरात में एक शहर है गोधरा, और गोधरा में उन्होंने सभा की। तो जब उन्होंने तकरीर की तो देखा कि बहुत सारे लोग आगे की तरफ बैठे हैं और कुछ लोग जगह छोड़ के दूर बैठे हैं। गांधी जी ने मालूम किया कि आप लोग दूर क्यों बैठे हैं, तो पता लगा कि ये लोग अंत्यज परिवार के हैं, दलित परिवार के हैं, और डरते हैं बड़ी जाति के लोगों के साथ बैठने में, क्योंकि गांव में बड़ा छुआछूत है। तो गांधी जी ने उसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये बात ठीक नहीं है, ये शर्मनाक बात है कि हमारे देश में हम इंसान में फ़र्क करते हैं उसकी नस्ल और जात को देख के। तो गांधी जी ने वहाँ एक आश्रम बनाया और अस्पृश्यता निवारण उनकी ज़िंदगी का मकसद बन गया। उस तारीख के बाद हिंदुस्तान में जितने भी आज़ादी के आंदोलन चले, उन आंदोलनों को न केवल व्यक्तिगत तौर पर गांधी जी ने उसमें अस्पृश्यता निवारण को, छूत मिटाने को एक मुद्दा रखा, बल्कि जब कांग्रेस में गांधी जी की 1917 के आसपास गांधी जी की बात सुनी जाने लगी कांग्रेस के अधिवेशनों में, वहाँ पर ये स्थायी मुद्दा बन गया और कांग्रेस का ये स्थायी कार्यक्रम बन गया अस्पृश्यता निवारण। तो ये आप जरा इस पर गौर करें कि गांधी जी ने रंग भेद के खिलाफ सत्याग्रह किया था दक्षिण अफ्रीका में, और हिंदुस्तान में उन्होंने अस्पृश्यता निवारण को आज़ादी के आंदोलन से जोड़ा। इससे फायदा क्या हुआ? न केवल दलितों को में हौसला पैदा हुआ और उनमें से नेता वर्ग के भी लोग निकले, आज़ादी की लड़ाई में तमाम दलितों ने हिस्सा लिया, बल्कि ऊंची जाति के लोगों का भी जो एक उनके अंदर बड़प्पन और घमंड था, वो घमंड थोड़ा घटा और हिंदुस्तान समरसता की तरफ बढ़ा। आगे चल के इसी में गांधी जी ने हरिजनों के लिए कुएं में पानी भरने का अधिकार, मंदिरों में प्रवेश, स्कूलों में प्रवेश के आंदोलन चलाए। इससे फायदा यह हुआ कि आज़ादी की लड़ाई की तहरीक गांव-गांव में पहुंच गई। सिर्फ अंग्रेजों का विरोध करना ही आज़ादी नहीं था, बल्कि कांग्रेस ने जो 4 बड़े बड़े मुद्दे उठाए और उनमें एक मुद्दा ये अस्पृश्यता निवारण का था,
एक हिंदू मुस्लिम एकता का था। एक मुद्दा खादी का दाखिल हुआ, वो करीब 1918-19 के आसपास हुआ। पहले खादी का माने था कि सूत कहीं से मिल जाए, मिल जाए, लेकिन हाथ से बुनना है। लेकिन गांधी जी ने कहा कि हमें तो हाथ से बनाना भी है, सूत काटना भी है। तो वो चीज़ खादी कहते हैं उसको, और वो खादी का कार्यक्रम गांधी जी के आंदोलन का अहम हिस्सा बना। ऑब्वियसली चौथा तो था सत्याग्रह। तो इस तरीके से गांधी जी ने 1916 में और 1917 के आसपास ये जो कार्यक्रम चलाए, उसकी वजह से हिंदुस्तानी जन आंदोलन की एक बुनियाद पड़ गई। 1918 में एक अजीब घटना घटी। हुआ ये कि खेड़ा एक जिला है, अहमदाबाद से लगा हुआ है। उस जिले में अकाल की सूरत पैदा हो गई। फसल 25% से कम पैदा हुई। सरकार का कानून तो ये था, नियम ये था कि अगर किसी साल फसल चौथाई से कम हो तो उस साल सरकार लगान पोस्टपोन कर देगी, मुलतवी कर देगी। लेकिन सरकार के अधिकारी इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि फसल 25% से कम पैदा हुई है। उन्होंने कहा नहीं, ज़्यादा पैदा हुई है, टैक्स लिया जाएगा। तो गांधी जी ने सत्याग्रह कराने का फैसला किया और सत्याग्रह हुआ। कई लोग जेल गए, कई लोगों की जमीन कुड़क की गई, लेकिन आखिर में सरकार को ये मानना पड़ा। सरकार ने कहा कि ठीक है भाई, जो बड़े किसान हैं टैक्स दे सकते हैं वो तो टैक्स दे दें, बाकी लोगों को टैक्स देने की माफ़ी है। इस तरीके से वो आंदोलन ख़त्म हुआ। लेकिन उसका असर पूरे हिंदुस्तान पर फैल गया। किसानों को महसूस हुआ कि अगर हमारे साथ नाइंसाफ़ी होती है तो हम अपनी ताकत से जेल जाने का हौसला रखकर सरकार से अपनी सच्ची बात मनवा सकते हैं। ये बात उससे निकल के आई। इसी बीच में एक घटना और घटी जो महत्वपूर्ण है कि वहाँ के कारखाने में जो काम करते थे अहमदाबाद के मजदूर, उनकी तनख्वाहें बहुत दिनों से बढ़ी नहीं थी। तो एक अनुसुईया बहन थी, तो उसने गांधी जी का कहा कि भाई इस मसले को अपन को हाथ में लेना चाहिए। जो कारखानों के मालिक थे, गांधी जी के उनसे अच्छे संबंध थे। गांधी जी ने उनसे बातचीत की कि भाई आप इनकी मांगों पे विचार करें और मुझे लगता है कि इनकी मांगें जायज़ हैं। अगर आप ठीक न समझें तो आप एक पंच समिति बिठा दें, पंच फैसला करेंगे। वो मानने को तैयार नहीं थे मालिक। उन्होंने कहा कि आप बीच में, पंच कौन बीच में होते हैं, हमारा तो मजदूरों के साथ बाप बेटे जैसा संबंध है, हम बाहर से किसी का इंटरवेंशन इसमें बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन ये तो कागजी बात हुई, गांधी जी को संतोष नहीं हुआ। गांधी जी ने मशवरा दिया मजदूरों का हड़ताल करो, लेकिन 4-5 शर्तें लगा दी। पहली शर्त तो ये लगाई कि कोई भी आदमी अगर हड़ताल पर न जाना चाहे तो आप उसको मजबूर नहीं करेंगे या ह्यूमिलिएट नहीं करेंगे। दूसरी बात ये, आप भीख मांग के खाएंगे नहीं। जिन दिनों आप हड़ताल नहीं करेंगे, आपको पैसा नहीं मिलेगा तो आप मजदूरी करके अपना पेट भरेंगे। तीसरी बात ये कि किसी भी आदमी के खिलाफ आप भद्दी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, गाली गलौज नहीं करेंगे। इस तरीके की शर्तें लगा दी और लोगों ने मान ली। फिर लेकिन क्या हुआ कि करीब 21 दिन हो गए, 20 दिन तो हड़ताल चली और मजदूर जरा ढीले पड़ने लग गए। तो गांधी जी ने फिर उपवास किया और उपवास किया तो फिर एक पंच समिति बिठाई गई और फाइनली मजदूरों की मांगें मानी गई। इस तरीके से मजदूरों में भी गांधी जी ने अपना दाखिल हुए गांधी। तो किसानों में गांधी की शुरुआत हुई चंपारण से, खेड़ा आंदोलन से वो और मजबूत बनी और अहमदाबाद की हड़ताल से मजदूर गांधी से जुड़ने लग गए। हरिजन आश्रम जो कायम किया गांधी ने गोधरा में, और अस्पृश्यता निवारण को जो कांग्रेस का एक रचनात्मक कार्यक्रम बनाया, उससे गांधी जी आम आवाम में, मेहनत कशों में उनका दायरा फैलता चला गया। उसी वक्त 2 और महत्वपूर्ण लोग गांधी से जुड़े। 1916 में जब गांधी जी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अपनी तकरीर की, अखबार में वो छपी, तो विनोबा जो आगे चल के 1941 में गांधी जी ने जिनको प्रथम सत्याग्रही, देश का सबसे बड़ा सत्याग्रही घोषित किया था, वो गांधी जी के पास आए और कहा कि मैं आपके आश्रम में शामिल होना चाहता हूँ और आपकी आज़ादी की लड़ाई की तहरीक में शरीक होना चाहता हूँ। एक तो वो आए। एक और जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू के बेटे थे वो। 1889 में उनकी पैदाइश हुई थी।
तो 1916 आते आते उनकी करीब 27 साल की उम्र थी, 26 साल 27 साल की। वकालत पढ़ के वो इंग्लैंड से लौटे थे। तो वो गांधी से जुड़े और ऐसे जुड़े कि बिल्कुल अपने स्वतंत्र विचार रखते हुए। कई मुद्दों पे उनकी गांधी जी से सोच फर्क थी, लेकिन बुनियादी तौर पर दोनों में हिंदुस्तान के आम लोगों के प्रति दर्दमंदी चरम सीमा की थी और सत्यनिष्ठा थी, इसलिए जुड़ गए दोनों। तो ये घटना घटी। एक और घटना का मैं आपसे जिक्र करूं, उस वक्त हिंदुस्तान में क्रांतिकारियों की संख्या भी अच्छी खासी थी, लेकिन छोटे छोटे हिस्सों में वो काम करते थे। उन्हीं में एक शख्स थे, उनका नाम था अन्ना साहब सहस्त्रबुद्धे। अन्ना साहब सहस्त्रबुद्धे गांधी जी के पास आए, अपने किसी क्रांति के काम से, बम बनाने के काम में जुटे थे वो लोग, और किसी काम से कहीं जा रहे थे। उनकी गाड़ी बदलनी थी उनको अहमदाबाद में। तो पता लगा अगली गाड़ी में 5-6 घंटे का वक्त है। तो उन्होंने कहा मैं गांधी से मिल लेता हूँ सबसे चल के। गांधी जी के पास आए तो बोले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। थोड़ी देर बातचीत की। बोले कितना टाइम तुम्हारे पास है? बोले 4-5 घंटे का टाइम है। तो बोले अगर कुछ कर सको तो हमारी मदद कर दो, हमें कुछ हिसाब किताब हमारा है, वो जोड़ बाकी घटा भाग उसमें है, आप हमारा अकाउंट्स ठीक कर दो। और वो जुड़ गए उस काम में। और बताते हैं अन्ना साहब सहस्त्रबुद्धे कि वो ऐसे डूबे कि फिर वो छूटे नहीं उस काम से, गांधी से ऐसे चिपक गए वो। तो ऐसे तमाम क्रांतिकारी जो गांधी के संपर्क में आए, तो गांधी एक ही बात कहते थे कि देखो हथियारों की ताकत सरकार के पास बेइंतहा है। हमारे मुल्क में आम आदमी पुलिस की आहट सुन के डर जाता है, तो इनके पास तो इतने बड़े बड़े तोपें, बंदूकें वगैरह हैं। अगर इनसे अपन को आम आदमी में लड़ने की ताकत पैदा करनी है तो बंदूक की ताकत नहीं हो सकती। आपका काम है कि आप आम आवाम के दिमाग से डर निकाल दो। वो तभी निकाल पाओगे जब अपनी एक्टिविटीज आप खुलेआम करोगे, छुप के नहीं करोगे। अगर आप छुप के जो भी काम कर सको, ऐलान करके कर सको, तो ठीक है। ये बात गांधी जी की इतनी अपील करती थी लोगों को कि बहुत सारे क्रांतिकारी, काका साहब कालियलकर और अन्ना साहब सहस्त्रबुद्धे और तमाम क्रांतिकारी गांधी के सत्याग्रही बन गए आगे चलकर। अब क्या हुआ कि 1919 हमारे हिंदुस्तान के इतिहास का एक खास साल है। लगभग तभी या कुछ समय पहले पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ था। और मैंने आपसे जिक्र किया था कि पहले विश्व युद्ध में हिंदुस्तान के 74,000 सैनिक अंग्रेजों की सेवा करते हुए मारे गए थे। उम्मीद ये थी कि जब विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा तो जो सलाहकार समितियां होती हैं गवर्नर की, वाइसराय की, जिनको असेंबली कहा जाता है, उसमें कुछ तो होते हैं अपॉइंटेड मेंबर्स, जिनका अपॉइंटेड नियुक्तियां सरकार करती है, लेकिन कुछ चुने हुए भी आएंगे। हर आदमी वोट नहीं डालेगा, कुछ चुनिंदा लोग जो पढ़े लिखे हैं, रईस हैं, वही वोट डालेंगे। उनमें से ज्यादातर अंग्रेजों के हक वाले लोग थे, जमींदार है और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, वकील हैं, ये लोग वोट डालेंगे। ये ऐसी सूरत थी। लेकिन वो असेंबली वाली बात चल रही थी कि असेंबली में थोड़ा रिप्रेजेंटेशन चुने हुए लोगों की बढ़ जाएगी, तो कुछ लोगों को सुधार की उम्मीद थी। लेकिन जैसे ही लड़ाई खत्म हुई, सरकार एक नया कानून लेके आ गई, रॉलेट एक्ट बिल लेके आ गई। एक रॉलेट अंग्रेज आदमी का नाम था, उसके नाम से उन्होंने को एक जिम्मेवारी सौंपी गई। उन्होंने एक बिल तैयार किया, सुरक्षा बिल, कि भाई हिंदुस्तान में विद्रोह का खतरा है, लिहाजा 4 आदमी से ज्यादा कहीं जमा नहीं होंगे किसी सोशल एक्टिविटी के लिए, और होंगे तो परमिशन लेके होना पड़ेगा, वरना पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेगी। गांधी जी उस वक्त बंबई में थे और तबीयत ठीक नहीं थी, तो उनसे मिलने के लिए राजगोपालाचारी आए और भी कुछ लोग आए। गांधी जी ने मशवरा दिया कि ये कानून तो बहुत गलत है, हमारी जुबान बंद कर देगा, बोलने की आज़ादी तो भगवान की दी हुई चीज़ है, अल्लाह ताला की दी हुई चीज़ है, ये तो ठीक नहीं है। और उन्होंने मशवरा दिया कि 6 अप्रैल को 1919 में पूरे देश में हड़ताल का आह्वान किया जाए। पहले 30 मार्च की बात रखी गई, लेकिन बाद में वो 6 अप्रैल कर दिया गया। दिल्ली के लोगों को तो 30 मार्च की ख्याल रहा, लिए दिल्ली में 30 मार्च को हड़ताल हुई, मुकम्मल हड़ताल थी। यहाँ के 2 बड़े प्रोमिनेंट आदमी थे, सबसे प्रोमिनेंट तो थे यहाँ पे हकीम अजमल खां साहब, बहुत बड़े हकीम थे,
पूरे देश में और दुनिया में उनकी शोहरत थी। उन्होंने जब अपील निकाली तो पूरी दिल्ली के लोग तैयार हो गए। उसी में एक और बड़े शख्स थे, स्वामी श्रद्धानंद, वो जामा मस्जिद पहुंच गए, वहां भी तकरीर उनकी हुई, उन्होंने भी अपील निकाल दी। नतीजा ये निकला कि 30 तारीख को पूरे हिंदुस्तान के बाजार बंद, स्कूल बंद, दफ्तर बंद, और बड़ी तादाद में लोग जुलूस में निकले। जहां 4 लोगों के ऊपर पाबंदी लगने वाली थी, वहां पर हजारों की तादाद में जुलूस निकले। कई जगह पुलिस ने गोली चलाई, जबकि उत्तेजक भीड़ की तरफ से कोई हिंसक कार्रवाई नहीं की गई, और उसमें 7 लोग मर गए। गांधी जी को खबर लगी, गांधी जी ने कहा सरकार की नीति गलत थी, और सत्याग्रहियों ने पूरी अहिंसक जो हमारी सोच है उसका पालन किया। और जब 6 तारीख को हड़ताल हुई, बंबई में हुई और पूरे देश में हुई, मुकम्मल थी। तो आज़ादी आंदोलन देशव्यापी बन गया 6 अप्रैल 1919 को। और ये जो गांधी जी ने बुनियादी काम किए थे, रचनात्मक काम, वो उस आंदोलन का अहम हिस्सा बन गए। 1920 में एक और बड़ी घटना घटी। आप उसको अभी उसके 30 दिसंबर को 100 साल पूरे हुए, जिसको अपन कहते हैं असहयोग आंदोलन गांधी ने खड़ा किया। पहले विश्व युद्ध में, मैं अगली बार इसकी चर्चा करूंगा कि इस असहयोग आंदोलन के साथ एक अहम चीज जुड़ी हुई थी, और वो है खिलाफत आंदोलन। इस खिलाफत आंदोलन ने हिंदुस्तान में जबरदस्त चेतना पैदा की। तो इन दोनों बातों का जिक्र, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन का जिक्र, अगली चर्चा में हम लोग करेंगे। अब जाते जाते एक बात और कह दूं कि इस वक्त हिंदुस्तान में एक सत्याग्रह चल ही रहा है, किसानों का सत्याग्रह। कल 1 डिग्री टेम्परेचर था, 1.1 डिग्री सेल्सियस, उसमें किसान बैठे। 2 की 2 दिल्ली में मौत भी होगी, एक ही गाजीपुर बॉर्डर पे, एक सिंघू बॉर्डर पे, लेकिन किसान उसी निष्ठा से बैठे हैं जो निष्ठा गांधी ने पैदा की थी। हम समझते हैं कि हुकूमत को इस सवाल पर जल्दी से जल्दी विचार करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।